नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एटिक पर। मैं हूं तुषार पाठक और आज हम दोस्तों पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ठीक है, ये एक्ट कब आया था? ये आया था 1784 में। इसके पहले कौन सा एक्ट हमने पढ़ा था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब लॉन्च किया गया तो उसके बाद अब 84 मतलब 11 साल बाद ही एकदम से क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इनको एक नया एक्ट लाना पड़ गया। तो उस टाइम क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, उसको ये लगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इन्होंने पास किया है, वो हो चुका है फेल। इन्होंने जो एम्बिशंस उसमें सोचे थे, जो करप्शन को कंट्रोल करने की जो इन्होंने जद्दोजहद लगाई थी, वो उसमें उतनी सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर पाते उसको। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का फेल होना जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट के लॉन्च होने के पीछे मेजर कारण रहता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का उस तरह से वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। अब इस एक्ट के अंडर ब्रिटिश सरकार ने अपना कंपनी पे ज़्यादा कंट्रोल हासिल करने के लिए एक बॉडी की स्थापना करी जिसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये 6 मेंबर्ड बॉडी थी। ठीक है जी, जिसमें क्या था, जो सभी मेंबर्स थे उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करती थी। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, जिनको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट होते थे। एक प्रेसिडेंट है, बाकी जो है उसके कमिश्नर्स होते थे। तो इसका मेन फंक्शन क्या था? पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं कंपनी के उनको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। हालांकि कमर्शियल एक्टिविटीज जो थी अभी भी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही थी। आपको पता है ना कि कंपनी को रेगुलेट अभी तक कौन कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो अभी जो पावर का शिफ्ट होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और ये जो है पावर्स कौन सी है? ये पॉलिटिकल पावर्स की बात यहाँ पे ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये याद रखेंगे आप। और अब कंट्रोल करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इनकी संख्या क्या थी? 24। ठीक है जी, और जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया उसकी संख्या क्या है? उसमें मेंबर्स की संख्या क्या है? 6। ठीक है जी, तो जब पिट्स इंडिया एक्ट आता है तब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात पसंद नहीं आती कि अब उनके हाथ से पावर छीनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सीक्रेट कमेटी का गठन करती है, जिसमें 6 मेंबर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तो होंगे ही, इसके अलावा 3 मेंबर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से नॉमिनेट किए जाएंगे। तब ऐसा कहा जाता है कि सीक्रेट कमेटी कैन बाईपास द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड इन द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ठीक, मतलब इमरजेंसी की डेफिनेशन अभी बताई नहीं है, और इसमें ये कह दिया है कि सीक्रेट कमेटी जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है किसी भी ऐसे सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई भी डिसीजन ले सकती है और वो जो बाकी प्रोसीजर्स हैं कंपनी के काम करने के उनको बाईपास कर सकती है। ठीक है जी, अब सूनर और लेटर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको रियलाइज हो जाता है कि ये जस्ट टूथलेस टाइगर बन के रह गए हैं। पावर तो बस नाम की दिया है इनके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि जो मेजोरिटी के थ्रू फैसले होने हैं ना सीक्रेट कमेटी में भी, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। अगर वो 6 मेंबर्स ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक डिसीजन पे अड़ जाते हैं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मानना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो 3 मेंबर्स के मुकाबले जो 6 मेंबर्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जो है कोर्ट ऑफ कंट्रोल का ही वर्चस्व होगा इसमें। तो इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू कौन कौन से बदलाव लाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी में स्पेशली? ठीक है, तो वो सुनो कि काउंसिल मेंबर्स की जो संख्या थी ना वो 4 से 3 कर दी गई। कौन से काउंसिल मेंबर? गवर्नर जनरल के जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनकी संख्या क्या कर दी गई? 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब जिसके कारण क्या होगा कि गवर्नर जनरल की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 1773 में क्या किया था? गवर्नर जनरल की पावर को कम किया था। इसमें क्या किया था? गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया था। इसका कारण ये था कि गवर्नर जनरल डायरेक्टली जो है पार्लियामेंट अपॉइंट करने लग गई थी और वो उनका सबॉर्डिनेट बन चुका था, पपेट था उनके हाथ का। ठीक है, अब इसके अलावा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना उसके पास एक्स्ट्रा सुपरवाइजरी पावर्स आ जाती हैं ओवर द बॉम्बे एंड द मद्रास। ठीक है, उसको क्लियरली बताया गया।
कि कौन से मुद्दों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज़्यादा पावर है और वो अब कौन सी पावर्स को कैसे यूज़ कर सकता है, ये चीज़ें अब जो हैं क्लियरली मेंशन कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट बना दिया गया, और अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अपॉइंटमेंट में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेजर रोल था। इससे आपको क्या समझ आता है? इससे ये क्लियर होता है कि 1784 के बाद जो भी स्टेप्स कंपनी ने लिए, जो भी बैटल कंपनी ने लड़ी, और जो भी टेरिटरीज उसने कंपनी ने एक्वायर करी, वे सब ब्रिटिश गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से किया गया। ठीक है, इट मीन्स अब कंपनी के नाम पर खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्सेशन कर रही थी। इस एक्ट के बाद जितनी भी टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर करी थी, उनको अब से ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है जी। तो इस एक्ट ने क्या किया, एक डिस्टिंग्विश कर दिया कि कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस क्या हैं और पॉलिटिकल फंक्शंस क्या हैं। अब इसके बाद एक और एक्ट आया था जो कि 1786 में आया था, एक्ट ऑफ 1786 कहते हैं उसको। इसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल जो था ना, वो उसको जो है अपनी काउंसिल के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स दे दी गई थी। ठीक है, तो और क्या हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट में? पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, एक ये बात भी बोली गई कि जो भी सिविल या मिलिट्री ऑफिसर नया रिक्रूट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो जाता है, तो वो इंडिया में जाते ही अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है इंडिया में और जितने भी एसेट्स हैं उनका विद इन 2 मंथ्स ब्रिटिश सरकार को पूरा ब्यौरा देगा। ठीक है, तो ये सब बातें थी पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर। अब इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो पढ़ेंगे गवर्नर जनरल्स। ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल ने कब और कैसे रूल किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।